हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे लर्न टेक थिंग्स चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलने वाले हैं जिसे हम डेटा रेवोल्यूशन कहते हैं। जरा सोचिए, आपका हर एक क्लिक, हर मैसेज, हर ऑनलाइन पेमेंट, ये सब हर सेकंड डेटा बना रहा है। लेकिन डेटा अपने आप में अकेले किसी काम का नहीं है। असली पावर इस बात में है कि हम उस डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और उससे जरूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इस पूरी कहानी को हम 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, फिर रिलेशनल रेवोल्यूशन को देखेंगे, बिग डेटा के बूम को समझेंगे, क्लाउड में डेटा के सफर को ट्रेस करेंगे, आज के मॉडर्न डेटा सिस्टम को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस पूरे रेवोल्यूशन में आपका रोल क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द डॉन ऑफ डेटा। डेटाबेस के आने से पहले डेटा को आखिर कैसे संभाला जाता था? ये टाइमलाइन एक तरह से हमारे पूरे सफर का रोड मैप है। आप देख सकते हैं कि कैसे हम 1950s के सिंपल फाइल सिस्टम से शुरू करके 2010s के AI ड्रिवन क्लाउड डेटाबेसेस तक पहुंचे हैं। हर डेकेड एक नई जरूरत और एक नया सोल्यूशन लेकर आया, जिसमें हर अगला कदम पिछले कदम की कमियों को दूर करने के लिए ही उठाया गया था। सोच के देखिए, बिल्कुल शुरुआत में कोई डेटाबेसेस नहीं होते थे। कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन को सिंपल फाइल्स में स्टोर करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप अपने कंप्यूटर पर अलग अलग फोल्डर्स में डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। हर एप्लीकेशन, जैसे एक सैलरी प्रोग्राम, अपनी अलग फाइल बनाता था और एक स्टोर का इन्वेंट्री प्रोग्राम अपनी अलग फाइल, सब कुछ अलग अलग। लेकिन इस सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। मान लीजिए आप एक कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक स्टूडेंट का एड्रेस बदल जाता है, तो अब आपको उसका एड्रेस लाइब्रेरी की फाइल में, अकाउंट्स की फाइल में और एग्जाम डिपार्टमेंट की फाइल में हर जगह जाकर मैनुअली हाथ से अपडेट करना पड़ेगा। अगर एक भी जगह अपडेट करना भूल गए तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, एक जगह नया एड्रेस, दूसरी जगह पुराना। इससे न सिर्फ डेटा बार बार कॉपी होता था, बल्कि किसी एक इन्फॉर्मेशन को ढूंढना भी एक बहुत बड़ा सरदर्द था। तो ये जो पूरा क्योस था, ये जो इनएफिशिएंसी थी, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी, हमें एक बेहतर सिस्टम की जरूरत है। एक ऐसा तरीका जो डेटा को ठीक से ऑर्गेनाइज कर सके और उसकी गलती को होने से रोके। और बस यहीं से डेटा मैनेजमेंट में एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो डेटा के इस बिखरे हुए सिस्टम में ऑर्डर कैसे लाया गया, यही हम देखेंगे अपने सेक्शन 2 में, द रिलेशनल रेवोल्यूशन। फाइल सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो पहले सॉल्यूशंस आए वो थे हायरार्कियल और नेटवर्क मॉडल्स। हायरार्कियल मॉडल एक फैमिली ट्री जैसा था, एक पेरेंट के नीचे उसके चिल्ड्रन। ये ऑर्गेनाइज तो था, लेकिन बहुत ज्यादा रिजिड था, मतलब कठोर। अगर आपको 2 अलग अलग ब्रांचेस के डेटा को जोड़ना हो तो बहुत मुश्किल था। नेटवर्क मॉडल थोड़ा फ्लेक्सिबल था, पर उसे मैनेज करना इतना कॉम्प्लेक्स था कि इंजीनियर्स के लिए भी एक चैलेंज था। असली क्रांति यानी द रियल रेवोल्यूशन 1970 में आई। IBM के एक रिसर्चर एडगर एफ कॉड ने एक नया और सिंपल आइडिया पेश किया, जिसे कहते हैं द रिलेशनल मॉडल। इस एक आइडिया ने डेटा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये आइडिया बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल था। इसके मुताबिक सारे डेटा को सिंपल टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बिल्कुल एक एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। हर टेबल में एक ही टाइप का डेटा होता था, जैसे एक स्टूडेंट्स की टेबल और एक कोर्सेज की टेबल। और इन टेबल्स को एक कॉमन आईडी, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, के जरिए आपस में जोड़ा जा सकता था। और इन टेबल्स से बात करने के लिए एक नई और बहुत आसान लैंग्वेज बनाई गई, SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सिंपल इंग्लिश जैसी ही है। इस कमांड को देखिए। सिलेक्ट स्टार का मतलब है सारी कॉलम्स दिखाओ। फ्रॉम स्टूडेंट्स बताता है स्टूडेंट्स टेबल से। और वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80 एक कंडीशन है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखाओ जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हो। SQL ने डेटा से सवाल पूछना इतना आसान बना दिया कि कोई भी इसे आराम से सीख सकता था। रिलेशनल मॉडल इतना ज्यादा सफल इसलिए हुआ क्योंकि यह समझने में बहुत आसान था, SQL के कारण फ्लेक्सिबल था और सबसे जरूरी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए बहुत रिलायबल यानी भरोसेमंद था। इसी वजह से बैंक्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, हर सेक्टर ने इसे अपनाया और ये उनके पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बन गया। इसकी रिलायबिलिटी आती है 4 की प्रोमिसेस से, जिन्हें हम कहते हैं एसिड। एटॉमिसिटी का मतलब है ऑल और नथिंग। जैसे एक बैंक ट्रांसफर, या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा, बीच में नहीं फंसेगा। कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है कि डेटा हमेशा वैलिड रहेगा। आइसोलेशन का मतलब है कि 2 ट्रांजैक्शंस एक साथ हो रहे हैं तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ड्यूरेबिलिटी की गारंटी है कि एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो कंप्यूटर बंद भी हो जाए, वो डेटा सेफ रहेगा।
एक लंबे समय तक रिलेशनल डेटाबेसेस ने डेटा की दुनिया पर राज किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गेम ही बदल दिया, और वो था इंटरनेट। सोच के देखिए, जब गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी कंपनीज आईं तो डेटा एक सुनामी की तरह आने लगा। पहले जो डेटा पूरी दुनिया में सालों में बनता था, अब उतना डेटा सोशल मीडिया पर हर मिनट बनने लगा, और हमारे जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस थे वो इस विशाल डेटा के बोझ तले स्ट्रगल करने लगे। इस नए चैलेंज को एक नाम दिया गया, बिग डेटा। इसे 3 प्रॉब्लम से डिफाइन किया जाता है, जिसे हम 3 V's कहते हैं। पहला वी है वॉल्यूम, यानी डेटा की बहुत ज्यादा मात्रा। दूसरा वी है वेलोसिटी, यानी डेटा के बनने की तेज रफ्तार। और तीसरा वी है वैरायटी, यानी अलग अलग तरह का डेटा, जैसे टेक्स्ट, फोटोज और वीडियोज। इसका सोल्यूशन आया एक नए प्रकार के डेटाबेस के रूप में, जिसे NoSQL कहा गया। इसका मतलब है नॉट ओनली SQL। ये डेटाबेसेस बहुत फ्लेक्सिबल थे और इंटरनेट के मेसी डेटा जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स या यूजर कमेंट्स को हैंडल करने के लिए परफेक्ट थे। SQL डेटाबेसेस की तरह इनका स्ट्रक्चर पहले से फिक्स नहीं होता था। लेकिन इतने सारे डेटा को प्रोसेस कैसे किया जाए? इसके लिए हडूप नाम की एक टेक्नोलॉजी बनाई गई। इसका आइडिया सिंपल था। एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बजाय हजारों नॉर्मल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर काम करवाया जाए। इससे कंपनीज बहुत बड़े डेटा को आसानी से और कम खर्च में प्रोसेस कर सकती थीं। अब जब हम बिग डेटा को हैंडल करना सीख गए थे, तो अगला सवाल था कि ये सारा डेटा रखा कहां जाएगा। और यही सवाल हमें ले जाता है सेक्शन 4 में। कंपनीज ने अपने सारे पुराने हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस के लिए एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसे डेटा वेयरहाउस कहते हैं। ये एक सेंट्रल लाइब्रेरी की तरह था जहां सालों का डेटा स्टोर किया जाता था। इससे बिजनेसेस को पिछले ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर समझने में बहुत मदद मिली। फिर एंट्री हुई क्लाउड कंप्यूटिंग की। AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जैसी कंपनीज ने यह पॉसिबल कर दिया कि कोई भी बिना महंगे सर्वर्स खरीदे एक पावरफुल डेटाबेस इस्तेमाल कर सकता है। अब आप सिर्फ उतना ही पे करते हैं जितना आप यूज करते हैं। हार्डवेयर मैनेज करने की कोई टेंशन नहीं, और आप अपना डेटा दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमें ले आता है आज के मॉडर्न युग में, जहां डेटा सिर्फ स्टोर नहीं होता बल्कि वो इंटेलिजेंट भी है। सेक्शन 5, हमारा मॉडर्न डेटा इकोसिस्टम। ये समझना बहुत जरूरी है कि डेटाबेस एवोल्यूशन की इस पूरी हिस्ट्री के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मुमकिन ही नहीं हो पाती। AI एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए जो लाखों डेटा पॉइंट्स चाहिए, वो इन्हीं एडवांस डेटाबेस सिस्टम से फ्यूल की तरह आते हैं। ये स्लाइड हमारी पूरी जर्नी को एक फ्रेम में दिखाती है। ध्यान से देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी एक पुरानी टेक्नोलॉजी की कमजोरी को दूर करने के लिए आई है। फाइल सिस्टम्स में स्ट्रक्चर नहीं था तो रिलेशनल DB आया। जब रिलेशनल DB बड़े डेटा पर स्लो हो गया तो NoSQL आया। ये एक लगातार चलने वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिलसिला है। तो इतनी सारी थियरी हो गई, लेकिन रियल वर्ल्ड में, आज की दुनिया में, ये सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज एक साथ कैसे काम करती हैं? चलिए इसे हमारे आखिरी सेक्शन में एक सिंपल ई-कॉमर्स वेबसाइट के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मॉडर्न एप्लीकेशन जैसे एक शॉपिंग वेबसाइट किसी एक डेटाबेस पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि वो हर काम के लिए सबसे सही टूल चुनती है। क्रिटिकल डेटा जैसे यूजर अकाउंट्स और ऑर्डर्स एक रिलायबल रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर होते हैं। फ्लेक्सिबल डेटा जैसे यूजर रिव्यूज और शॉपिंग कार्ट्स के लिए NoSQL डेटाबेस यूज होता है। पिछले सालों के सेल्स को एनालाइज करने के लिए डेटा वेयरहाउस काम आता है, और यह पूरा सिस्टम AWS जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर चलता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से बढ़ाया जा सके। इस पूरी हिस्ट्री को समझकर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के यूजर नहीं रहते, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। आप समझ पाते हैं कि किस काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं लोगों का है जो डेटा की भाषा को, डेटा की पावर को गहराई से समझते हैं। ये रेवोल्यूशन रुका नहीं है, ये अभी भी चल रहा है। इस पूरी जर्नी को देखने के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आपको क्या लगता है अगला डेटा रेवोल्यूशन कौन सी बड़ी समस्या का समाधान करेगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न टेक थिंग्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।